वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे सर्वांग विषम आकृतियाँ क्या होती हैं और त्रिभुज सर्वांग विषम कब होते हैं। त्रिभुज को सर्वांग विषम करने के लिए क्या 3 कंडीशंस अपनाए जाएंगे, इन सब की चर्चा इस वीडियो में होगी। इसके साथ साथ आज के वीडियो में आप यह भी जानेंगे त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं और किस किस प्रकार के त्रिभुज आपके टॉपिक में आएंगे। तो देखिए त्रिभुज, सबसे पहले ये चर्चा होगी सर्वांग विषम आकृतियाँ। आपको मैं बता दूं सर्वांग सम शब्द कौन सा शब्द, सर्वांग सम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। भेजिए सर्वांग सम, पहला शब्द है सर्व प्लस अंग, थर्ड वर्ड है सम। अब इसके शाब्दिक अर्थों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। शाब्दिक अर्थ, सर्व माने सभी, अंग का मतलब होता है पार्ट या भाग, सम माने बराबर। सर्वांग सम का शाब्दिक अर्थ हुआ कि सभी अंग बराबर। ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग आपस में बराबर हों वो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। अब आप ध्यान देंगे सर्वांग सम का एक बड़ा ही प्यारा अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। सर्वांग सम का मतलब वे आकृतियाँ जो सभी प्रकार से क्या हों, बराबर, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियाँ कहें। अगला परिभाषा आप कह सकते हो, जब एक आकृति दूसरे आकृति पर रखने से पूर्णतः उस आकृति को ढक ले तो उस स्थिति को भी हम सर्वांग सम कहते हैं। जैसे हमारे हाथ की हथेलियाँ हैं, इसको हम अगर इस पर रखते हैं तो पूर्ण रूप से ये हमारे हथेली को, ये हमारी हथेली क्या करती है, ढक लेती है। यह हमारा सर्वांग सम का ही एक संज्ञा है। अगली बात यह है कि सर्वांग सम और समरूप थोड़ा इसी में आता है, तो दोनों में भिन्नताएं हैं। समरूप का मतलब होता है रूप बराबर, देखने में रूप मैच करे। जैसे हमारी हथेली है, एक छोटे बच्चे की हथेली हो तो रूप तो समान होगा, स्ट्रक्चर इज सेम, उनका रूप तो समान ही है, लेकिन उनके अंग जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। इसलिए उन आकृतियों को हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, उन्हें क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। तो ध्यान देंगे सर्वांग सम के बारे में आप समझ गए होंगे और समरूप के बारे में भी हमने बता दिया कि वो आकृतियाँ जिनके सभी अंग बराबर न हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो वह समरूप की श्रेणी में जाती हैं। आइए हम चर्चा करते हैं बाबू त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज। हम लोग 9th के बेस पर त्रिभुज के बारे में ही जाने, क्योंकि 9th बेस पर त्रिभुज के बारे में ही जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें त्रिभुजों को ही सर्वांग सम दिखाना है। तो आइए सबसे पहली बात त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। हमने इसका नाम दे दिया। इसे हमने बनाने के लिए कितनी लाइन खींचा? 3। कितनी लाइन खींचा? 3। 1 2 3, सुना गया ना? 3 लाइन हमने खींचा है और इन तीनों लाइनों से एक आकृति क्रिएट हुई है। तीनों लाइनों से एक आकृति क्रिएट हुई है और यह जो आकृति क्रिएट हुई ये बंद है। क्या है? बंद।
तो अब यही त्रिभुज है। क्या है? यही त्रिभुज है। यानी 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि त्रिभुज जो हमारा होता है 3 लाइनों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो आप कह सकते हैं ऐसी आकृति जो 3 रेखा खंडों से घिरी हुई है। परिभाषा आप तमाम तरह से बोल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप किताबी परिभाषा ही रटे रहिए या हमने जो लिखवा दिया वही रटे रहिए। मैटर को समझ लीजिए, अपनी भाषा में व्यक्त कर दीजिए, वही परिभाषा है। परिभाषा जिसे हम दूसरे की भाषा में व्यक्त करें, उसको समझाएं, अपनी भाषाओं में उसको समझाएं, दूसरे को भाषित करें। भाष माने बोलना होता है, भाष माने बोलना। तो देखिए, आप परिभाषा डायरेक्ट कह सकते हैं 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो सम होता है यह हमने सिद्ध किया है 180 डिग्री होता है। और ये कैसे सिद्ध होता, अगर आप नहीं समझे हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आप सर्च करिए और वह आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है। और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ये चोटी है, यह भी चोटी होगी जब इसको बेस मानेंगे, और यह भी चोटी होगी जब इसको बेस मानेंगे। इस बेस पे तो ये इसकी चोटी है ही। तो 3 शीर्ष होते हैं और इसमें 3 शीर्ष लंब भी होते हैं। शीर्ष से सम्मुख भुजा पे अगर हम लंब डाल देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ डी लिख दिया, तो एडी जो हमारा है ना, ये क्या है? शीर्ष लंब है, 90 डिग्री पे आता है। यहाँ से भी आप इस पे शीर्ष लंब खींच सकते हैं और यहाँ से भी इसके शीर्ष लंब खींच सकते हैं। माध्यिका भी 3 खींची जा सकती है। शीर्ष लंब और माध्यिका में अंतर क्या होता है? शीर्ष लंब जो होता है शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब होता है, वो ऐसा नहीं है कि मध्य बिंदु पे ही हो, लेकिन माध्यिका जो होती है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ, और इस ट्रायंगल ABC की अगर माध्यिका हम खींचे तो BC का मध्य बिंदु अगर ये है D, तो इस पे मिलाएंगे। तो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो आपकी है 90 डिग्री नहीं बना सकती है, बना भी सकती है, लेकिन हर कंडीशंस में 90 डिग्री नहीं होगी। तो यह आपकी क्या होगी? ये जो चीज़ है ये माध्यिका की श्रेणी में, मीडियन इसको बोलेंगे, ये माध्यिका की श्रेणी में। नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे। अब वो कौन सी स्थितियां हैं जिसके माध्यम से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और इसके पहले हम ट्रायंगल के प्रकार भी थोड़ा सा बता देते हैं। फर्स्ट, अगर मैं मान लेता हूँ इस त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल है, तो वह त्रिभुज हमारा समबाहु होगा। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, तो त्रिभुज का नाम होगा समबाहु। क्या नाम होगा? समबाहु। 2 भुजा बराबर हो गई तो समद्विबाहु। समद्विबाहु। तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो गई तो इसको हम विषमबाहु की संज्ञा में डाल देंगे। विषम माने होता है भिन्न भिन्न। ये हमारी भुजाओं के आधार पे, अकॉर्डिंग टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग एंगल के बेस पर अगर चेक करते हैं तो एंगल के बेस पर भी इसके 3 प्रकार होते हैं। त्रिभुज का अगर सारा एंगल एक्यूट है, न्यून है, तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की श्रेणी में डाल देते हैं। और अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और अगर त्रिभुज की में एक कोण अधिक कोण हो गया तो हम उसको अधिक कोण त्रिभुज की संज्ञा में डाल देते हैं। अब आपको बताएंगे किसी भी त्रिभुज को, अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमने एक
शीर्षलंब के माध्यम से दो भागों में इस त्रिभुज को बांट दिया। यहाँ दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इस आकृति को इसके सर्वांगसम सिद्ध करना चाहता हूँ तो इस कंडीशन में हमारे पास तीन चीज़ें सर्वांगसम होने के लिए आवश्यक हैं, इक्वल हो। तीन चीज़ बराबर ढूंढना है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी दिया है और यह शीर्ष लंब है, तो इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए। तो इस कंडीशन में आप कैसे करेंगे? सर्वांगसम का मतलब थोड़ा सा अभी आपने यहाँ समझा, अगर उस बात पे ध्यान देंगे तो आपके विचार में ये आ रहा होगा कि सर्वांगसम का मतलब यह शेप जब इस शेप पे रखी जाए इस पे, तो ये इसको कवर्ड कर ले, ढक ले पूर्ण रूप से, तो वही चीज़ सर्वांगसम की श्रेणी में आता है, अर्थात सभी उस आकृति के सारे अंग आपस में बराबर हो। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, तीन चीज, कितने, केवल और केवल तीन चीज को बराबर इसमें चेक करके राइट करना है। अगर तीन चीज इक्वल मिलता है तो आकृति सर्वांगसम हो गई। जैसे देखिए इसमें पहला काम तो ए बी बराबर, यह आपको ए सी दिया हुआ है, आप कहेंगे ये गिवन है, दिया हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ जब ये शीर्ष लंब है तो यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यह है 90 डिग्री। तो यहाँ आपको एक चीज और इक्वल मिल गया कि कोण ए डी बी बराबर कोण आपका हो गया ए डी सी। क्यों हो गया 90 डिग्री? आप कह सकते हैं 90 अंश। तीसरी चीज आप देख रहे हो कि ए डी जो साइड है इस त्रिभुज की भी साइड है और इस त्रिभुज की भी साइड है, तो जो लेंथ इस त्रिभुज में आएगी वही लेंथ इस त्रिभुज, अर्थात ये भी साइड दोनों में इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या मिला, ए डी इक्वल्स टू, ए डी लिखिए या डी ए लिखिए, क्या लिखोगे, क्यों ऐसा है, तो आप लिखोगे कॉमन है। देखिए आपको तीन चीज सर्वांगसम के लिए तीन चीज पा गए, आप तीन चीज इसमें बराबर पा गए, तो आप तुरंत लिख दोगे कि त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। बट ये ध्यान रखना है, अगर आप ए डी बी को ए बी डी लिख दिया तो यहाँ संगत पार्ट नहीं मिलेंगे और आपका फिगर का यह मैटर लिखना गलत माना जाएगा। देखिए अगर त्रिभुज हम इसको ए बी डी लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, तो संगत पार्ट कैसे चेक करेंगे कि ए बी, यहाँ ए डी, ए बी आपका ये है और ए डी आपका ये है, तो लेकिन ए बी का संगत पार्ट ए सी ही है, तो इसलिए यहाँ मैटर लिखना गलत हो गया। सारे मैटर आपके इसमें कुछ न कुछ कमियाँ हो जाएंगी। तो अब आप देखिए दूसरा अंतिम और पहला चेक करिए, ए डी तो ए सी आ रहा है, ए डी को कह रहा है ए सी के बराबर, यह भी गलत हो गया। इसलिए सर्वांगसम लिखते समय संगत पार्टों को मैच करके ही लिखिएगा, ये ध्यान